नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आप देख रहे हैं डीआरबी न्यूज़। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, खतरा बढ़ रहा है। सरकार भी अपनी ओर से पूरी तैयारी में है। लॉकडाउन की स्थिति, लॉकडाउन की दिशा में महाराष्ट्र चल रहा है। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था, अब धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 से अधिक लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते और सिर्फ लागू नहीं की गई है बल्कि इस पर सख्ती से काम भी चल रहा है। मुंबई पुलिस पूरी तरह से देख रही है, पूरी तरह से इस पर कोशिश कर रही है कि सख्ती का जो पैमाना है वो पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही थी, लोगों को समझा रही थी, साथ ही प्रशासन लोगों को समझा रही थी और पुलिस प्रशासन भी लगी हुई थी। लोगों को बार बार समझाया जा रहा था कि घरों से बाहर यदि निकलना है तो मास्क ज़रूर पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखे और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं। सरकार पूरी तरह से कोशिश में है कि इन मामलों पर काबू पाया जा सके। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले चेतन मंगेश कुरगांवकर हमारे साथ मौजूद है, शिवसेना कार्यकर्ता है ये। साथ ही साथ आशीष पटवा जी हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता है। इनके अलावा फयाज खान जी हमारे साथ मौजूद है, जो व्यापारी है और व्यापारियों की परेशानियों को सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले चेतन जी आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि सरकार आपकी है और सरकार ने ये फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ अब धारा 144 भी लगा दी गई है। किस तरह से देख रहे हैं आप? कैसा था जी गए पूरे साल कोरोना का कहर बरस जी। रहा था। जी हमारी सरकार ने बहुत सारी कोशिश करके उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश की थी और कुछ हद तक हम कामयाब हो गए थे जी कि इस कोरोना से हम जीत गए, ऐसा लग रहा था। लेकिन इस लहर को जीतते जीतते हम थोड़े से बेफिक्र हो गए। जी हमने जितने सारे लोगों को समझाया था लेकिन ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जहाँ इस भीड़ को टालना था, मास्क लगाना था, सैनिटाइज़र यूज़ करना था, जहाँ से उन लोगों ने उस चीज़ को टालना चालू किया, कोरोना ने अपना कहर दिखाना वापस शुरू किया। जी सोशल एक्टिविस्ट है आशीष जी हमारे साथ मौजूद है। आशीष जी, किस तरह से देखते हैं? लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है, लगभग लॉकडाउन समझो लगा ही गया है महाराष्ट्र में। किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या इसकी आवश्यकता थी? क्या लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कोरोना से हमें किस तरह से बचना है, इस वजह से फिर से एक बार सरकार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? कोरोना महामारी और लॉकडाउन, ये परिदृश्य को आपको समझना है ना, तो आपको पिछले साल की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जी जब वैश्विक कोरोना महामारी की शुरुआत 2020 के शुरुआती महीनों में भारत में उसका शुरुआत हुई, जी उस समय ये रोग की भयावहता, ये रोग के कारण, ये रोग का उपचार, ये रोग की उपचार करने की व्यवस्था, ये रोग किस प्रकार और कितनी तीव्रता से समाज में फैलेगा, लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। जी वो टाइम पे सत्ता ने, सरकारों ने लोगों की जान बचाने के लिए, इस रोगों का अभ्यास करने के लिए, इसका इलाज की खोज करने के लिए वहाँ पे लॉकडाउन लगाना जरूरी था और सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया। जी उस समय की प्रासंगिकता के अनुसार अगर हमको ये सोचना पड़े कि वहाँ वो समय लॉकडाउन लगाना जरूर था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, शत्रु के प्रति अनभिज्ञ होने के नाते उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत जरूर था। लेकिन आज आप, मैं, हम और समाज 2021 में आकर बैठे हैं। जी एक साल किसी भी रोग की निदान के लिए, आज तो ऐसा सौभाग्य हमारा है कि आज हम लोग ने इसके विरुद्ध में जो वैक्सीनाइजेशन होता है, आज उसका निर्माण उसका किया और भारत ने पूरे विश्व में इसका निर्यात भी किया। जी तो एक वर्ष में सरकार ने या कोई भी प्रशासन हो, मैं शिवसेना या किसी भी सरकार की बात नहीं करता जी। हूँ, क्योंकि सरकार ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और सरकार की प्राथमिकता होती है जनता की सेवा, सुरक्षा और उनके प्रत्येक व्यवस्था देने का। तो जी। एक वर्ष के पश्चात सरकार को जो एक आमूल परिवर्तन अपने रोग यानी रोग के निदान में जो सेवा करना था, जागरण करना था, रोग को प्रतिबंधक रूप से
नहीं फैले, उसके लिए कारगर उपाय करना जरूरी था। जी कुछ समय के पश्चात ये जब रोग की भयावहता खत्म होने के बाद में सभी चीज़ों में शिथिलता निर्माण की गई। ये शिथिलता निर्माण करने का दुष्परिणाम हुआ कि इस रोग ने फिर से अपना विकराल रूप धारण किया। जी लेकिन इसका ये पर्याय नहीं है कि फिर से समाज को लॉकडाउन की तरफ ले आना, क्योंकि लॉकडाउन के दुष्परिणाम वर्तमान और भविष्य में इतने विकट है कि जी। समाज उससे उबर नहीं पाएगा। मेरा ये एक स्पष्ट रूप से कहना था कि अगर किसी भी प्रशासन को अगर 1 साल का आपको समय मिलता है किसी भी ये अपने आने वाले खतरे के लिए, तो आपको उसके विरोध में आपको तैयारी करना था, न कि आपको लॉकडाउन का पर्याय जनता पे थोपना था। जी जी फयाज जी हमारे साथ मौजूद है, व्यापारी है और व्यापारियों की समस्याओं को सामने रखने का प्रयास करेंगे। फयाज जी क्या कहना चाहेंगे, सरकार यदि फिर एक बार लॉकडाउन की ओर बढ़ती है तो कितना नुकसान हो सकता है व्यापारियों को? जी, जब से ये बीमारी आई है जी देश के हालात मतलब दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा असर पूरे समाज के ऊपर पड़ा है और जी। समाज के छोटे से लेके बड़े तबके तक और सारे व्यापारी, सारे कारोबारी, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, हैवी इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह के दुकानदार हो, हर तरीके के कारोबार पे इसका पूरा का पूरा असर पड़ा है और हर इंसान का कारोबार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी लेकिन ऐसे हालात के अंदर सरकार को भी बढ़ के व्यापारियों के दुख और दर्द को समझने की ज़रूरत है। जी सरकार ने अब तक व्यापारियों के लिए कोई स्पेशल छूट या कोई भी स्पेशल राहत का कोई पैकेज नहीं लाया और ना ही उसके तरफ सरकार का कोई ध्यान है। हालांकि इन सारी चीज़ों के लिए स्पेशली केंद्र सरकार को इस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जैसे टैक्स के स्लैब हैं, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ और व्यापारियों को कोई लाभ नहीं दिया गया। सिर्फ समय सीमा बढ़ा दी गई कि हाँ टैक्स आप 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना और बढ़ा लीजिए और भरा जाए। तो इससे कोई लाभ किसी व्यापारी को हुआ नहीं, जबकि कारोबारी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जी चलिए ठीक है, बीमारी है, सारे व्यापारी सहयोग किए, सारे मुल्क के लोगों ने सहयोग किया और हालात से जूझना सबका काम है। लेकिन अब जो आने वाले वक्त हैं, 1 साल का वक्त बीत गया और अब जो आने वाला वक्त है इसमें लॉकडाउन होता है तो इसके भी बहुत ज़्यादा असरात होंगे। लेकिन हालात, बीमारी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं जा सकता, तो लॉकडाउन की ज़रूरत पड़े तो सरकार उसका स्टेप ले सकती है। जी लेकिन उसका कोई ना कोई इस तरीके का विकल्प निकाला जाए कि व्यापार पूरी तरह से ना रुके। जी उसके अंदर जैसे कि जो जिसे बीमारी का डर है, तो जैसे कोई एक फैक्ट्री है, छोटी सी फैक्ट्री है, अगर उसमें 50 स्टाफ काम कर रहे हैं तो 50 की जगह 25 काम करें, लेकिन 25 लोगों के अंदर क्योंकि काम रुक गया, अब फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयाँ की सप्लाई होनी है, पैकेज बॉक्सेस वगैरह पैक होके जाने हैं, तो वो फैक्ट्री नहीं चलेगी तो दवा वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। ऐसी बहुत सारी रोज़मर्रे की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो अगर स्मॉल स्केल कंपनी रुक गई, फैक्ट्री रुक गई, तो वो चीज़ें दुकान तक नहीं पहुंच पाएगी और ना जनता तक वो चीज़ें मतलब इस हालात के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो पहुंच पाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो इंटरकनेक्टेड हैं, इसका मतलब चालू रहना, जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी चलाने के लिए सरकार को इस तरीके का कुछ नियम लाना चाहिए कि भाई वो किसी तरीके की मतलब जैसे जाँच कराकर अपने सर्टिफिकेट के साथ मतलब इतने स्टाफ को परमिशन दे दिया जाए और उनके लिए कोई ना कोई एक नियम निकाल दे और उनके लिए कुछ एक अलग तरीके की फैसिलिटी दे कि जो छोटी छोटी कंपनियां चलाने वाले या उनके जो व्यापारी से लेकर और जो उनके कर्मचारी हैं उनके लिए कोई ये निकाल दे कि ये लोग जाकर फलां जगह से अपना टेस्ट करा लें और उसके लिए कुछ सहूलत दे। दूसरे हाथ पर जैसे कारोबारी नुकसान की बात है, जैसे केंद्र सरकार ने टैक्स के ऊपर एक चीज़ को लाया कि भाई 7.5% TDS काटा जाएगा 10% की जगह पे। अब 7.5% TDS से क्या लाभ हुआ? TDS तो रिफंडेबल होने वाली चीज़ है और आज नहीं तो कल वो 10% हो या 7.5%, या तो वो रिफंड होगा या टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। तो उसको 2.5% अगर कम भी सरकार ने कर दिया तो उससे किसी व्यापारी को कोई लाभ नहीं हुआ। वो सिर्फ एक दिखावे के लिए सरकार ने मतलब लॉलीपॉप दिया है, उससे लाभ किसी का नहीं हुआ, ना किसी व्यापारी का। चेतन जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बताया जा रहा है कि व्यापारियों को कोई खास पैकेज नहीं दिया गया है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर राज्य सरकार की बात की जाए, बिल्कुल किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं फैयाज भाई से काफ़ी हद तक सहमत हूँ जी, क्योंकि नुकसान तो हमारे देश का, इस राज्य का हुआ है और हो रहा है। जी दोनों सरकारें, यानी आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है जी कि पहले तो ये बीमारी को रोका जाए, जो हमारे जान माल का नुकसान हो रहा है उसे अच्छी तरह से रोका जाए। जी क्योंकि आप
ये जो बिज़नेस है या तो फिर ये अर्थचक्र है, ये हम वापस खड़े कर सकते हैं। जी लेकिन हमारे जो आदमी जा रहे हैं, जी जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को हम वापस भर के नहीं निकाल सकते। जी। तो सरकार की तो कोशिश, दोनों सरकार की कोशिश जारी है। अब इसमें किसी एक सरकार को दोष देना ये सही नहीं है, जी। क्योंकि सरकार, दोनों सरकार ये देख रही है कि इस तरह से आप वैक्सीनेशन दें। अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक बाहर वैक्सीन जाना जो है ये सरकारों ने बंद किया है, जी। और अपने लोगों को, जैसे आप मुंबई में देख रहे हैं, रोज़ाना 3 लाख से भी ऊपर बिल्कुल। आप वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं। जी सरकार जोर दे रही है कि हर गली, हर मोहल्ले में, जी। हर घर तक हम पहुँचे और इस चेन को ब्रेक किया जाए, जी इस रोग को ख़त्म किया जाए कि ये आगे ना बढ़े। जी। और आज सरकार ने एक मांग भी की है कि जो 45 से नीचे जी इस वैक्सीनेशन का देना उपलब्धि नहीं थी, वो हमने, या सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने एक मांग की है कि केंद्र सरकार आज एक परमिशन दे, जी। 25 साल के ऊपर के लोगों को भी लसीकरण या वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, जी। जिससे तरुण वर्ग जो है वो इस बीमारी से दूर रहेगा। तो इस तरह जो है, पहले हमारा ध्येय ये रहेगा कि इस रोग को काफ़ी हद तक ख़त्म किया जाए। अगर ख़त्म करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसके अलावा आशीष जी, आप किस तरह से देखते हैं, यदि लॉकडाउन की दिशा में महाराष्ट्र जा रही है, और ये जो लॉकडाउन इस बार अगर यदि लगती है, सरकार यदि लॉकडाउन लगाती है, तो इसके लिए भी तो कहीं ना कहीं हर वो आम व्यक्ति जिम्मेदार है जो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको फिर से पीछे के परिदृश्य में लेके जाना चाहूँगा। मुंबई में मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में लगभग पूर्ण रूप से मुंबई का संपूर्ण भारत भर में लॉकडाउन लगा। जी हमारा जब लॉकडाउन लगा तब कोरोना रुग्ण की संख्या मुंबई महानगर में 200 व्यक्ति प्रतिदिन थी। जी लॉकडाउन के पश्चात भी ये संख्या हजारों में किस प्रकार गई, और जिस प्रकार जुलाई और अगस्त के समय पे निर्बंध थोड़े थोड़े हटाए गए और व्यक्तियों को, यानी सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को फिर से अपने छूट दी गई, तभी भी हम 4 से 3 हजार प्रतिदिन की संख्या मुंबई महानगर की थी। तो विचार ये करना चाहिए कि हमने मार्च से लेके और जून जुलाई अगस्त तक लॉकडाउन लगा के क्या हासिल किया। जी क्या वाकई सरकार ने या प्रशासन तंत्र ने या आरोग्य खाते ने लॉकडाउन की वजह से कोरोना पे निर्बंध लगाने के लिए वे सफल हुए या नहीं? मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगाने पे अगर निर्बंध, यानी समाज की गतिविधियों पे निर्बंध लगा के अगर कोरोना को नियंत्रण किया जा सकता था तो पहले क्यों नहीं हुआ? जी अगर पहले नहीं हुआ तो ये हमारे के लॉकडाउन में अलग क्या है, सरकार की योजना क्या है, सरकार की नीति क्या है? माननीय चेतन जी ने बोला, मैं उनके मत से स्पष्ट रूप से मैं सहमत हूँ। चेतन जी ने कहा कि आर्थिक नुकसान ठीक है, चलो हमने समझ लिया कि आर्थिक नुकसान आज है कल नहीं है, व्यक्ति का जीवन गया तो बहुत समाज की हानि है। एक भारत के बोलूंगा तो भारत का प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है और उसका रक्षण करने का अधिकार इस देश का राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसका अधिकार है उसका संरक्षण करना। लेकिन पिछला अनुभव तो हमें ये नहीं कह रहा ना, पिछला अनुभव तो ये कह रहा है कि लॉकडाउन के पश्चात भी कोरोना रुग्णों की संख्या अपनी बहुत बड़ी और लोगों का मृत्यु का प्रमाण भी बहुत था। सरकार इस चीज का स्पष्टीकरण दे कि लॉकडाउन के बाद इस प्रकार का जो रोग में नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा पिछले अनुभव के अनुसार। जी फयाज जी, व्यापारियों की यदि बात की जाए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीड़ भाड़ के इलाकों में जब लोग पहुंच रहे हैं तो वहां पर खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अब भीड़ भाड़ की यदि बात की जाए तो बाज़ार का नाम सबसे पहले आता है, जहां पर व्यापारी मौजूद होता है, जहां पर दुकानदार मौजूद होते हैं और जहां पर जो खरीदार होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं खरीदी करने के लिए। ये तमाम चीज़ें जो है वो बाज़ार में मौजूद होते हैं। दिशा निर्देश सरकार ने जारी किया हुआ था, गाइडलाइंस जारी किया हुआ था। जब लॉकडाउन फिर से खुल रहा था तब कई सारे गाइडलाइंस जो है वो जारी किए गए थे, जैसे सैनिटाइज़र हर शॉप पर, हर दुकान पर होना चाहिए, मास्क जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, 2 गज की दूरी के लिए जो है वो एक
लाइन बनाई गई थी कि इसके आगे किसी भी खरीदार को नहीं आने देना चाहिए, लेकिन वो सभी चीज़ें जो है वो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये सारी चीज़ें गायब होने लगी। आपको नहीं लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं वो व्यापारी भी जिम्मेदार है, वो दुकानदार भी जिम्मेदार है जो इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते आ रहा था? जी, दरअसल ऐसा है कि व्यापार ऐसी चीज़ है कि जहाँ व्यापार होगा वहाँ मजमा होगा, बिल्कुल। वहाँ जनता होगी, वहाँ क्राउड आएगा, क्योंकि जहाँ पर व्यापार होता वहीं ये सारी चीज़ें जमा होती हैं। बिल्कुल। अब मसला ये है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी, सरकार की गाइडलाइन से हम पूरी तरह सहमत हैं। सरकार ने अपने तरफ से पूरा जो तरीका होता है जी। सरकार का अपना, सरकार ने अपने तरीके को पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से जनता के सामने ला दिया। जी। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही जनता की रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। जनता की तरफ से अगर ये लापरवाही नहीं होती तो आज ये नौबत नहीं आती, लॉकडाउन के इस पोजीशन पर मुल्क नहीं पहुंचता, ये कंट्री पहुंचती नहीं। अब इस वक्त बाजार के हालात ऐसे होते हैं कि कोई भी व्यापारी अपने दुकान की सीमा तक, अपनी दुकान की सीमा पर कोई सामान देने तक के लिए जिम्मेदार है। उससे 2-4 लोगों तक आगे बढ़कर वो कहेगा कि भाई आप यहाँ नहीं, यहाँ खड़े हो जाइए, इस तरीके से रहिए, वहाँ तक के लिए जिम्मेदार है। एक व्यापारी पूरे बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि बाजार के अंदर अलग अलग तरीके की कई तमाम अलग अलग कारोबार, अलग अलग टाइप की दुकानें होती हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। तो ये तो तय है कि मतलब बाजार को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें जैसे सरकारी अमले को भी कुछ ना कुछ अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि सरकारी अमला जब तक योगदान नहीं देगा, बीएमसी के स्टाफ इस पे जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तो जनता के अंदर वो भय का वातावरण नहीं आएगा कि मतलब सरकार इसके ऊपर सख्त है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी मोड़ी लापरवाही बीएमसी की तरफ से भी हुई है कि अकेला व्यापारी ही दोषी नहीं है, व्यापारी अकेला कितना किसी के ऊपर कोई जोर चला सकता है। तो ये इसके अंदर व्यापारियों से कमी की बात यह है कि व्यापारी अपनी दुकान, अपनी सीमा, अपनी फैक्ट्री वहीं तक के लिए सीमित है, हर किसी के लिए तो वो जिम्मेदारी ले नहीं सकता। हाँ, जहाँ तक एक और बात है कि भाई साहब ने जैसे कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिक्वेस्ट किया है केंद्र सरकार से कि मतलब कम उम्र वालों को भी वैक्सीन की मतलब उपलब्धि कराई जाए, तो ये आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी व्यापार के लिए जो नौजवान तबका है, जो श्रमिक तबका जिसे कहा जाता है, जो मेहनत करने वाला तबका है, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाला हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में गाड़ी चलाने वाला हो, या किसी टाइप का, चाहे यहाँ महाराष्ट्र में आम तरीके से कहा जाता है माताड़ी के काम करने वाले हों, तो ये उस उम्र के बीच के लोग होते हैं जो आम तरीके से 20 साल से लेकर 40-45 साल की उम्र के बीच के लोग होते हैं। तो ये जो तबका है ये काम करने वाला और मेहनत कश तबका है, और ये सारे कारोबार से रिलेटेड भी है। हर फैक्ट्री, हर कारोबार के अंदर इस उम्र के लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जिससे कि कारोबार थमे भी नहीं और लोगों तक सेवाएं भी सारी पहुंच जाए। चाहे ऐसी एसेंशियल सर्विस की भी जो बात है, ट्रांसपोर्ट से जैसे फल का आना, सब्जियों का आना, दूध का आना, या और जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें, दवाइयों का आना, तो इस उम्र के लोग ही ज़्यादा तक इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो सरकार को एक स्पेशल तरीके से कुछ ना कुछ एक पैकेज देना चाहिए कि इस उम्र के बीच के लोगों के लिए भी वैक्सीन की मतलब तत्काल तरीके से कोई ना कोई राहत का पैकेज दिया जाए, कि जिससे इन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो और ये लोग इस हालात से लड़ सकें और ढंग से मतलब अंजाम दे सकें। जी बिल्कुल। चेतन जी, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि एक भय का माहौल तो ज़रूर बन गया है। मुंबई और महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो अब लॉकडाउन का नाम सुनते ही लोग घबराने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में हालांकि सरकार खुद नहीं चाह रही है, उद्धव ठाकरे जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ये स्पष्ट किया है कि वे नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे, लेकिन जिस तरह से लोग नहीं समझ रहे हैं और जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो मजबूरन सरकार को ये निर्णय लेना पड़ रहा है। लगातार अपील की जा रही है, चाहे वो प्रशासन की ओर से की जाए, चाहे सरकार की ओर से की जाए, सब अपील हो रही है। लोग मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, वो देखने का विषय है। चेतन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि भले ही सरकार की मंशा नहीं है लॉकडाउन लगाने की, लेकिन ये जो चर्चा जब शुरू होती है तो लोगों के मन में एक भय का माहौल बन जाता है। जो प्रवासी मजदूर है वो एक बार फिर पलायन करना शुरू कर दिया है। पिछली बार की यदि आंकड़ों की बात की जाए, हम जनता को फिर एक बार बताना चाहेंगे कि जो पिछली बार के आंकड़े थे जब लॉकडाउन लगाया गया था और जब लोग पलायन कर रहे थे, तो उसके बाद महाराष्ट्र में 20% मजदूर वापस लौट कर नहीं आए। अब एक बार फिर यदि मजदूर यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो इसके आंकड़े जो है वो कुछ और दिखा सकते हैं और इसका नुकसान महाराष्ट्र को ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो प्रवासी मजदूर आते हैं तो जब वो काम करते हैं तो ही चीज़ें आगे बढ़ती है। चाहे रियल एस्टेट की बात की जाए, चाहे और दूसरे वर्ग की बात की जाए, उसमें नुकसान भी महाराष्ट्र का ही हो सकता है।
चेतन जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो अफवाह जब शुरू हो जाती है लॉकडाउन को लेकर, तो कैसे सरकार कोशिश करे कि जो प्रवासी मजदूर एक बार फिर अपने गांव लौटना चाह रहे हैं उन्हें रोका जाए? देखिए, ये विषय इस सरकार ने पहले भी काफ़ी अच्छी तरह से बखूबी अच्छे से हैंडल किया था। जी जैसे काफ़ी सारे लोग गांव जाना चाह रहे थे, काफ़ी हद तक हमारी सरकार ने माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने, हमारे परिवहन मंत्री अनिल जी परब साहब जी ने काफ़ी हद तक बीएसटी, एसटी और रेलवेज़ इनकी सुविधा ये लोगों के लिए उपलब्ध करके दी थी। काफ़ी हद तक इनसे कोई किराया भी वसूल नहीं किया गया था। बिल्कुल। लेकिन दौर ऐसा होता है कि जब डर का माहौल होता है तो लोग बेकाबू होते हैं, उनके दिलो दिमाग में एक डर सा होता है, और वो गाइडलाइन जो होती है, सरकार जो गाइडलाइन देती है वो आपके भले के लिए और अच्छे के लिए देती है। सरकार जो नियम कायदे कानून बनाती है वो कुछ समिति या आरोग्य विशेषज्ञ लोगों से बातचीत करके ही बनाती है। बिल्कुल। अगर इस रोग को रोकना है तो हमें सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना ही होगा। अगर इस चेन को रोकना है तो हमें सरकार का सुनना ही होगा, और ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आज डीआरवी के माध्यम से जी। आप तमाम लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि सरकार जो सोच रही है वो आपके हित का सोच रही है, व्यापारियों के हित का सोच रही है। सरकार किसी एक की नहीं होती है, सरकार सामान्य लोगों की होती है। तो आप अपने गाइडलाइंस फॉलो करें, नियमों का पालन करें। एक छोटी छोटी चीज़ें जैसे मास्क वेयर करना। कैसा है कि फैयाज भाई ने बताया कि बीएमसी अधिकारी, काफ़ी हद तक बीएमसी अधिकारी काम करते, आज बीएमसी अधिकारी 1 साल से परेशान हैं। जी। कितने सारे लोग उसमें डेथ हो चुके हैं, कितने सारे लोगों को खुद कोरोना हो चुका है। वो अपने परिवार से दूर होके इस कठिन परिस्थिति में दिन रात काम कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि ये इस रोग को कहीं ना कहीं रोका जाए। तो आप सभी लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि सरकार की गाइडलाइन को आप फॉलो करें। जी बिल्कुल, सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दिशा निर्देश सामने आ रहे हैं उसी के ज़रिए हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आशीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बतौर आप समाज सेवी हैं, लोगों के बीच आप रहते हैं, और जब लॉकडाउन लगा था उस बीच भी आप लोगों के पास गए हुए थे, उनकी परेशानियों को हल करने का प्रयास भी आपने किया हुआ था। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी भय का माहौल जो है वो बना हुआ है। भले ही कोरोना से लोग नहीं डर रहे हैं तो, लेकिन लॉकडाउन से ज़रूर डर रहे हैं। अब ऐसे में उन लोगों को किस तरह से आप समझाना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों को समझाने से पहले मैं मुख्य विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि लोग डर क्यों रहे हैं और लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। जी। पिछले 1 वर्ष में कोरोना की जो भयावहता थी, जो कोरोना की जो परिस्थिति थी, सरकार को, जहाँ पे मैं सरकार को दोषी नहीं कहता, लेकिन सरकार ने योग्य समय पे योग्य अगर कदम उठाए रहते तो इतने लोगों को डर का माहौल नहीं होता। जी। मैं आपका ध्यान एक अलग विषय पर आकर्षित करना चाहूँगा। इस दौरान एक मेडिकल माफिया सक्रिय था। जी। सरकार को मैं आपके चैनल के द्वारा, डीआरवी न्यूज़ के द्वारा एक अनुरोध करना चाहूँगा, एक सूचना करना चाहूँगा कि आप, क्योंकि मुंबई भर में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर ही है। एज पर गाइडलाइन उनको कितने प्रतिशत सीट गरीब लोगों के लिए रिजर्वेशन रखनी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन इस कोरोना के कालखंड में प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोगों को लूटा गया। मनमाना प्रकार से, मनमाने तरीके से लोगों से बिल वसूले गए, जबरदस्ती वसूले गए। जी। ऐसे परिस्थिति में आदमी क्या सोचेगा कि हम जीवन भर की जमा पूंजी से भी जाए और जान से भी जाए। अगर सरकार इस चीज़ पे निश्चित करे, जितने भी सरकारी अस्पताल तो लोगों की सुविधा देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि इतने भयावह कालखंड के पश्चात भी महानगर पालिका के जितने भी हॉस्पिटल थे, ठीक है 19-20 तो परिस्थितियां होती, क्योंकि वो टाइम पे भी उनके जान का जोखम था, ऐसी परिस्थिति भी उन्होंने एज अ वॉरियर करके सरकार किया। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपनी नैतिकता छोड़ दी गई थी।
तो मेरा आपके चैनल से सरकार को अनुरोध है कि अभी पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून पारित किया कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को हम लोग अपने नियंत्रण में लेके कोविड का इलाज करेंगे। ये कागजी फरमान न होके ये यथारूप से दिखने में आने वाला फरमान होना चाहिए कि लोगों को कोविड कोई गंभीर बीमारी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन 1 वर्ष के पश्चात मेडिकल साइंस ने इतनी प्रगति की है कि उसका अच्छे रूप से उसका उपचार हो सकता है और व्यक्ति फिर से अपने दैनिक जीवन में वापिस आ सकता है। लेकिन वो इलाज की जो खर्च है, इलाज का जो तरीका है प्राइवेट, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल लगभग कही जाओगे तो मुंबई की जनसंख्या के हिसाब से सरकारी हॉस्पिटलों की बेडों की संख्या के मैंने किसी भी स्तर पर, मैंने वैश्विक स्तर का जो मेडिकल साइंस का जो अनुपात रहता है वो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो निश्चितन व्यक्ति अपने निकट के प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम की तरफ जाता है तो उन्होंने भी नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने जो दिशा निर्देश और जो गाइडलाइन तैयार की गई है, गरीब लोग या सामान्य लोगों को जिस प्रकार पैसा का चार्ज दिया है, इसमें अगर सरकार पूर्ण रूप से नियंत्रित करे तो लोगों में भय का माहौल और कमती होगा। जी, मैं 1-2 मिनट उनके जी बिल्कुल लेना चाहूँगा कि सरकार ने काफ़ी हद तक, आपने देखा होगा गए साल काफ़ी हद तक यानी लगभग 80% जो हॉस्पिटल्स थे जी उनमें 80% बेड्स सरकार ने रिजर्व कर लिए थे। 20% जो बेड्स थे, यानी अगर कोई हॉस्पिटल में 100 बेड है तो उसमें 80% बेड जो थे ये गवर्नमेंट के पास थे और गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा था कि उसके रेट्स क्या होंगे और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने उसका चार्ट भी दिया हुआ था। और काफ़ी हॉस्पिटल्स कुछ हद तक पहले ये हुआ कि काफ़ी सारे, जैसे आशीष जी ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी लूट मचा रहे थे, जैसे पीपीई किट हो गए या ग्लव्स हो गए या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों के रेट जो थे उनके ये आसमान से छू रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी हद तक अच्छी तरह से इनको रोक लगाई है और आज भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी, यानी आज भी काफ़ी सारी हेल्पलाइन चालू है, कहाँ बेड है। दूसरी बात, महाराष्ट्र सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी चालू किया और प्लाज्मा थेरेपी से काफ़ी सारे लोगों को जीवन दान भी मिला। जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आह्वान भी किया लोगों से कि आप ब्लड डोनेशन कीजिए। काफ़ी सारे लोग हमेशा ब्लड डोनेशन करते रहे। इसी तरह से सरकार हमेशा कुछ ना कुछ तो सूचनाएं देती रहती है। अगर उस सूचनाओं का हम पालन करेंगे तो इस साल मैं कहता हूं कि 2021 में हम निश्चित रूप से कोरोना को हरा पाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, यदि उसका पालन करें तो इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं। फयाज जी, जाते जाते आप क्या अपील करना चाहेंगे? और व्यापारियों की खासकर यदि बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है, 8 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करने के आदेश निर्देश जारी किए गए हैं। बावजूद इसके आखिर क्यों पुलिस प्रशासन को बाहर आना पड़ता है सभी व्यापारियों को समझाने के लिए कि 8 बजे के बाद दुकान बंद करनी है? क्या अपील करना चाहेंगे? 8 बजे के बाद दुकान बंद करने का जो मसला है, सरकार की गाइडलाइन अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है और सरकार की गाइडलाइन को पढ़ा गया है और वो बहुत सही है। क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन है, अगर ये मतलब फॉलो नहीं किया गया तो इसके बहुत मतलब नुकसान वाले नतीजे आएंगे। तो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रही बात ये 8 बजे के बाद की बात, तो 8 बजे के बाद जैसे जनता के अंदर बड़ा कन्फ्यूजन है। जी, जनता के अंदर जो कन्फ्यूजन है कि मतलब एक तो बीमारी का जो भय, जैसे कुछ लोगों में बीमारी का पूरी तरह से भय है और कुछ लोग अभी तक इस कन्फ्यूजन में है कि मतलब बीमारी पूरी तरह से ये वाकई बीमारी है। जैसे आदमी घर में बैठ के एक न्यूज़ देख रहा है, न्यूज़ चैनल पर अगर वो ये देख रहा है कि बंगाल में चुनाव के अंदर लाखों की भीड़ हो रही है, वहाँ ये बीमारी क्यों नहीं फैल रही है? सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है या सिर्फ मुंबई तक सीमित है? और जगह के तमिलनाडु के चुनाव को देख रही है, बाकी जगह के चुनाव को देख रही है, तो मतलब वहाँ लाखों की संख्या के अंदर जनता जमा हो रही है और उसके बाद वहाँ कोई संक्रमण नहीं फैल रहा है और अचानक मुंबई में ही ये चीज़ें क्यों हो रही है या महाराष्ट्र के ही कुछ हिस्सों में ये चीज़ें क्यों हो रही? तो मतलब जनता में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी है। तो कुछ लोगों के अंदर भय का वातावरण है और कुछ लोग मतलब इससे कन्फ्यूज हैं कि क्या मतलब वास्तव में ये बीमारी है या इस तरीके की कोई अफवाह है। तो इस वजह से जो कन्फ्यूजन वाले लोग हैं वो बाजार के अंदर उस तरीके से निकलते हैं लापरवाही के साथ, जिसके वजह से ये प्रशासन को इस नौबत पे आना पड़ता है कि फाइन पेनल्टी, और फाइन पेनल्टी लगाना भी दुरुस्त है कि फाइन पेनल्टी न लगाए सरकार ने तो ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ पाएंगी। तो ये कंट्रोल में आना भी बहुत ज़रूरी है, चूँकि बीमारी जो है वो बीमारी है
सरकार इतने बड़े पैमाने पे वॉर लेवल पे जो काम कर रही है वो कंट्रोल में लाने के लिए ये मतलब जो सरकार ने स्टेप लिया है वो बिल्कुल हम उस सरकार के इस स्टेप के साथ एकदम सहमत हैं। व्यापारियों के लिए एक समय सीमा जो बांधा है वो भी एक अच्छी बात है, बस व्यापारियों के लिए एक स्पेशल तरीके से सरकार को सोचे कि मतलब व्यापारियों का कोई काम पूरी तरह से न रुक जाए, व्यापारियों का काम चलता रहे, क्योंकि व्यापारियों से सिर्फ व्यापारी तक सीमित नहीं है, क्योंकि हर श्रमिक, हर काम करने वाला और हर मजदूर, हर तबका जो अदर दूसरे प्रांत से महाराष्ट्र में आया है, जो आज से मतलब 6 महीना पहले, साल भर पहले अपने गांव जा चुका था, वो जो वापस आया है, वो अगर काम से लगा रहा और उसकी रोजी रोटी चलती रही तो वो वापस पलायन करके अपने गांव नहीं जाएगा, क्योंकि अगर दूसरे प्रांतों में इतने रोजगार होते तो लोग वापस लौटकर मुंबई शहर नहीं आते। महाराष्ट्र, मुंबई, नासिक, पूना, जो भी शहर है यहाँ से रिलेटेड, कहीं भी लोग लौट कर नहीं आते, तो यहाँ पर रोजगार है इसलिए लोग लौट के आ रहे हैं। इसलिए इन रोजगार के ऊपर भी सरकार को फोकस करना चाहिए कि ऐसा कुछ सिस्टम बना रहा है जिससे कि मतलब लोगों के रोजगार चलते रहें और जो आया हुआ तबका है, जो श्रमिक तबका है, उनका भी काम चलता रहे कि उनको पलायन करने की नौबत ना आए। इसके ऊपर सरकार कुछ स्पेशल तरीके से एक पैकेज बनाए, व्यापारियों की एक बड़ी टीम को लेकर बैठ के एक डिस्कशन करें कि इसको किस तरीके से इसका निस्तारण किया जाए, उसके ऊपर कोई ना कोई अच्छा सॉल्यूशन, अच्छे व्यापारी बैठ के एक रास्ता निकालेंगे, संगठन बैठेगा, कोई ना कोई बेहतरीन रास्ता निकलेगा। जी बिल्कुल, बैठकर रास्ता निकलेगा, चर्चा की जाएगी। जी क्या कहना चाहेंगे आशीष जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला विषय कि लॉकडाउन तो अभी मैं कह सकता हूँ कि लादा जा रहा है। सबसे बड़ा विषय था कि जो वैक्सीनेशन का जो अभी कार्यक्रम भारत के सभी स्तर पे चालू था, तो सरकार को पहला पूर्ण रूप से इस चीज़ पे प्राथमिकता देनी जरूरी है कि जिस प्रकार पोलियो की डोज दी जाती है, जिस प्रकार मास स्कैनिंग पिछली बार की गई थी, उसी प्रकार लोगों में वैक्सीन के प्रति जो गलत अवधारणा है जी, आज भी मेरा ऐसा अनुभव है कि एक उम्र दराज के लोग, यानी जो बुजुर्ग लोग कि वह सामान्य व्यक्ति वैक्सीन लेने में हिचकिचा रहे हैं। जी, सरकार को फिलहाल एक बहुत जरूरी स्तर पे अभी वैक्सीन और उसके जो दुष्परिणाम जो होने की जो संभावना लोगों के जो मन में है, उस शंका को दूर करने के लिए सरकार को जागृति का जनसाधारण अभियान निकालना चाहिए। जगह जगह जहाँ पे जिन जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन नहीं लिया है, उनको वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। हम जैसी सामाजिक संस्था, व्यापारी वर्ग और सभी राजनीतिक पक्ष मिलके इसके प्रति गंभीर रूप से विचार करके लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति अगर हम निश्चित प्रेरित करेंगे तो आने वाला कल, आज संपूर्ण भारत एक नई सुबह देख सकेगा कोरोना मुक्त होने के बाद। जी बिल्कुल, कई सारे जो है सुझाव हमारे सामने आए हैं, कई सारे सुझाव रखे गए हैं। कोशिश की जाएगी कि सरकार इन सुझावों को समझे और सुने और साथ ही साथ कोई निष्कर्ष निकाले। कोरोना की जो लड़ाई है वो एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाली है। ये लड़ाई लड़नी है, हर व्यक्ति को लड़नी है और इससे लड़ने के लिए जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं उसका पालन करना है। हमारा हथियार मास्क है, 2 गज की दूरी है, सैनिटाइज़र है, इसका हमेशा ही इस्तेमाल करें और जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो गाइडलाइंस दी जा रही है, उसका पालन करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। लगातार सरकार अपील कर रही है कि कोरोना से बचने के लिए कई सारे जो गाइडलाइंस दी जा रही है उसका पालन करें, लेकिन अब भी कई ऐसे वर्ग है, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी जगह है जहां पर इसका पालन नहीं हो रहा है। मजबूरन सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। नाइट कर्फ्यू पहले से ही लगा हुआ है। अब पूरी तरह से लॉकडाउन न लगे, इसकी जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। हर व्यक्ति को ये सोचना होगा किस तरह से उन्हें काम करना है, वो क्या चाह रहे हैं। यदि वो लॉकडाउन चाह रहे हैं तो दिशा निर्देशों का पालन ना करें, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे और जो व्यापार आपका चल रहा है या जो व्यवसाय आपका चल रहा है या जिस तरह से आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, यदि उसे जीना है तो दिशा निर्देशों का पालन करें। यही एक हथियार है जिससे हम लड़ सकते हैं और सरकार लगातार जो अपील कर रही है उसका पालन करते रहे ताकि हम कोरोना जैसी बीमारी से बच सके। हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।